Hello everyone, I welcome you all on the session on cache memory and its mapping techniques. So the flow of the session will be like this. First we will have a formal introduction to cache memory, then we will move on to cache mapping. We will see what is mapping and why it is necessary. Then one by one we will discuss all the mapping techniques. The mapping techniques which we will discuss are direct mapping, k-way set associative mapping and fully associative mapping. So now let's start with cache memory. हम देखते हैं cache memory है क्या। ये तो हमें पता होगा कि हमारी जो CPU की स्पीड होती है वो फास्टर होती है कंपेयर टू मेन मेमोरी, और जो हमारी मेन मेमोरी की स्पीड होती है फास्टर होती है कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। अब हम एक ऐसा आर्किटेक्चर अस्यूम करते हैं जिसमें CPU को डाटा या इंस्ट्रक्शन फेच करना है मेन मेमोरी से। अब होगा क्या, क्योंकि मेन मेमोरी की स्पीड स्लोअर है कंपेयर टू CPU, जो CPU की स्पीड होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। रीज़न क्या है, स्पीड मिसमैच की वजह से। एक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि कैश मेमोरी इज फास्टर कंपेयर टू मेन मेमोरी। मोर ओवर ये चीपर होती है कंपेयर टू रजिस्टर्स। सो ओवरऑल कैश इज ए हाई स्पीड मेमोरी स्टोरेज विच इज़ नॉट कॉस्टली एज रजिस्टर बट इट्स फास्टर कंपेयर टू मेन मेमोरी। इस तरह से हमारे पास कई लेवल्स की मेमोरी हो गई। सबसे पहले आता है रजिस्टर, इसके बाद आता है कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। इस लेवल्स ऑफ मेमोरी की वजह से हमारा एडवांटेज ही होता है। एडवांटेज क्या होता है, पहला एडवांटेज है कि हमारा जो एक्सेस टाइम है किसी डाटा या इंस्ट्रक्शन को फेच करने का वो रिड्यूस हो जाता है, प्लस हमारे जो सिस्टम का ओवरऑल कॉस्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। ये दो बातें थी कैश मेमोरी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, कैश हिट एंड कैश मिस। देखते हैं ये दोनों क्या है। कैश हिट एक ऐसी सिचुएशन है इसमें होता क्या है कि जब कोई डाटा रिक्वेस्ट करता है CPU, अगर वो हमें कैश में मिल जाए तो हम कह देते हैं कि कैश हिट हो गया। अगर वो हमें कैश में नहीं मिलता है जो डाटा CPU ने रिक्वेस्ट किया था तो हम कह देते हैं कैश मिस हो गया। एक कैश हिट ऑकर्स व्हेन द रजिस्टर्ड डाटा इज फाउंड इन द कैश व्हेन रिक्वेस्टेड। A cache miss occurs when the requested data is not found in the cache when it requested। हमारे पास एक टर्म आता है हिट रेशियो, जो कि एक रेशियो है ये विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ हिट्स अपॉन टोटल एक्सेसेस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मैपिंग। देखते हैं मैपिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। एक कंडीशन मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि कैश मिस हुआ है। इसका मतलब क्या है, कैश मिस हुआ है मतलब कि जो डाटा CPU ने रिक्वेस्ट किया था वो कैश में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें मेन मेमोरी से डाटा कैश में लाना पड़ेगा। अब हमारे माइंड में दो क्वेश्चंस अराइज होने चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि मेन मेमोरी में से हम डाटा कैश मेमोरी में लाएंगे कैसे, मेन मेमोरी में से हम कहाँ से लाएंगे, उस कैश मेमोरी में हम कहाँ रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो अराइज होना चाहिए कि CPU उस डाटा को रेफ़र कैसे करेगा, कैशे को रेफ़र कैसे करेगा, मेन मेमोरी में कौन सा एड्रेस जनरेट होगा, कैश मेमोरी में उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एड्रेस जनरेट होगा। इस सब का सोल्यूशन है कैश मैपिंग। कैश मैपिंग ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है। सो कैश मैपिंग इज ए टेक्निक बाय विच द कंटेंट ऑफ द मेन मेमोरी इज ब्रॉट इनटू द कैश मेमोरी। ये हमारा कैश मैपिंग था। अब देखते हैं कैश मैपिंग परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कई टेक्निक्स होती हैं, मेनली 3 है। तो हम तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नाम देख लेते हैं तीनों के क्या क्या है। पहला है डायरेक्ट मैपिंग, सेकेंड है k-वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग एंड थर्ड है फुली एसोसिएटिव मैपिंग। हम तीनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्ट मैपिंग। कमिंग टू डाटा मैपिंग, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था मैपिंग का, यही कि डाटा हमें मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में लाना है। तो अगर हम लेमन टर्म्स में बात करें डायरेक्ट मैपिंग की, तो डायरेक्ट मैपिंग में हम करते क्या है कि हमारी जो मेन मेमोरी है इसको हम इक्वल साइज ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो हमारा कैश है इसको हम इक्वल साइज लाइन्स में डिवाइड कर देते हैं। मोर ओवर हम ब्लॉक का साइज, लाइन का साइज इक्वल रखते हैं एक दूसरे के। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करते क्या है कि हमारा जो ब्लॉक्स है, कुछ ब्लॉक्स को हम कैश के लाइन्स में हम प्लेस कर देते हैं, कुछ ब्लॉक्स को ही। क्यों, क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा कंपेयर टू नंबर ऑफ लाइन्स। ऑब्वियस से रीजन है कि हमारा जो कैश का साइज है वो स्मॉलर होता है कंपेयर टू मेन मेमोरी। अब हमने ब्लॉक्स को लाइन्स में प्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है कि CPU एड्रेस जनरेट करता है मेन मेमोरी में, फिर उस एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग एक एड्रेस जनरेट होता है कैश मेमोरी में। अब कैश मेमोरी वाले एड्रेस से CPU डाटा फेच कर लेता है। इस तरह से हमारी डायरेक्ट मैपिंग परफॉर्म हो जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक मेन मेमोरी ली है 128 वर्ड्स की और कैश मेमोरी ली है 16 वर्ड्स की। नाउ मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज ब्लॉक्स एंड कैश इन लाइन्स। साइज ऑफ ए लाइन इक्वल टू साइज ऑफ ए ब्लॉक। अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो ब्लॉक का साइज है वो है 4 वर्ड्स का। इसका मतलब हमारा जो लाइन का साइज होगा वो भी 4 वर्ड्स का होगा। अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारी कितनी होंगी मेन मेमोरी में। तो 128 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 32 ब्लॉक्स।
128 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा, क्योंकि हमारा जो मेन मेमोरी का साइज़ है वो 128 वर्ड्स है और जो हमारा ब्लॉक का साइज़ है वो 4 वर्ड्स है। तो 128 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 32 ब्लॉक्स। और हम अपनी ब्लॉक्स की नंबरिंग कर देते हैं मेन मेमोरी में, ब्लॉक 0 टू ब्लॉक नंबर 31। इस तरह से हमने 32 ब्लॉक्स की नंबरिंग कर दी। और अब हम देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइंस कितने होंगी। नंबर ऑफ़ लाइंस इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4 लाइंस। हमारे पास 4 लाइंस होंगी कैश मेमोरी में। इसको भी हम नंबरिंग कर देते हैं L0 टू L3। इस तरह से हमारे पास ब्लॉक्स हो गए और लाइंस हो गए। हमने कहा था कि हमारी जो ब्लॉक की साइज़ होगी वो 4 वर्ड्स की होगी। इसका मतलब हम हर ब्लॉक में 4 वर्ड्स फिल करेंगे। तो हम ब्लॉक नंबर 0 में वर्ड नंबर 0, वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3 फिल करते हैं। इस तरह से सारे ब्लॉक्स को हम वर्ड से फिल कर देते हैं। और लास्ट ब्लॉक की बात करते हैं, ब्लॉक नंबर 31। इसमें हम वर्ड नंबर 124, वर्ड नंबर 125, वर्ड नंबर 126, वर्ड नंबर 127 फिल करते हैं। इस तरह से हमने ब्लॉक्स को वर्ड से फिल कर दिया। अब हमारे पास ब्लॉक्स हैं और लाइंस हैं। हमको ब्लॉक्स को लाइंस में ले जाना है। कौन सा ब्लॉक किस लाइन में जाएगा ये पता करना भी ज़रूरी है। तो डायरेक्ट मैपिंग में होता क्या है, हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है K mod n, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा ब्लॉक किस लाइन में जाएगा। हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं इस डायरेक्ट फार्मूले से। तो यहाँ पे K क्या है, हमारा ब्लॉक नंबर, जिसके बारे में हमें जानना है कि किस लाइन में जाएगा। मॉड हमारा ऑपरेटर है, n है हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स इन द कैश मेमोरी। तो इन डायरेक्ट मैपिंग वी यूज ए फार्मूला to directly know which block will map to which line। K mod n इक्वल टू लाइन नंबर। K जहाँ पे हमारा ब्लॉक नंबर, n है हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स। एक एग्जांपल लेते हैं, ब्लॉक 0 की बात कर लेते हैं। तो 0 mod 4, 0 हमारा है ब्लॉक नंबर, mod हमारा ऑपरेटर है, 4 हमारी है नंबर ऑफ लाइन्स। तो 0 mod 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि हमारा जो ब्लॉक 0 है वो लाइन 0 में जाएगा, विल मैप टू लाइन 0। ब्लॉक 1 की बात करते हैं, ऐसे 1 mod 4 इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब हमारा जो ब्लॉक 1 है ये लाइन 1 में जाएगा। इस तरह से हमने सारे ब्लॉक्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, यूज़ किया, जिससे हमें पता चल गया कि वो किस लाइन में जाएगा। हमने प्रेडिक्ट कर लिया किसी एक टाइम पे, पार्टिकुलर टाइम पे हमारा जो लाइन होगा उसमें कोई एक ही ब्लॉक होगा, पर आ कई सारे सकते हैं हमारे लाइन्स में ब्लॉक्स, जो कि हमारे फॉर्मूला बताता है। इस तरह से हमने ब्लॉक्स को लाइंस में फिल कर दिया, पर किसी एक टाइम में किसी एक लाइन के अंदर एक ही ब्लॉक होगा। अब हम चलते हैं अपने रेफरेंस पार्ट की तरफ। अब तक हमने देखा कि हमने अपनी मेन मेमोरी को डिवाइड कर दिया है इक्वल साइज ब्लॉक्स में, कैश मेमोरी को डिवाइड कर दिया इक्वल साइज लाइंस में। हमने मेन मेमोरी में जो ब्लॉक्स है हमारी, उसकी साइज़ भी हमने फिक्स कर दी है फॉरवर्ड्स, और हमने फॉरवर्ड्स डाटा फिल कर दिया हर ब्लॉक में, वर्ड नंबर 0 टू वर्ड नंबर 127। इसके बाद हमने देखा कि हमने प्रेडिक्ट भी कर लिया कि कौन सा ब्लॉक किस लाइन में जाएगा, K mod n फार्मूला यूज़ करके। ये फार्मूला हमने हर ब्लॉक के लिए अप्लाई कर दिया, हमें पता चल गया कि वो किस लाइन में जाएगा कैश के अंदर। अब हम देखते हैं कि CPU को कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्लॉक किस लाइन के अंदर है। वो CPU कैश से डाटा कैसे फेच करेगा, वो मेन मेमोरी में कैसे एड्रेस जनरेट करेगा, उस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग कैश में कैसे एड्रेस जनरेट होगा, और लास्ट में ओवरऑल डाटा कैसे फेच हो जाएगा कैश से CPU द्वारा। तो देखते हैं ये सब चीज़ें होती कैसे हैं। सबसे पहले होता क्या है कि CPU जनरेट्स फिजिकल एड्रेस इन द मेन मेमोरी। CPU जो एड्रेस जनरेट करता है मेन मेमोरी में उसको हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस इक्वल टू 7 बिट्स हियर। साइज होगा जो हमारा फिजिकल एड्रेस का वो 7 बिट्स का होगा। 7 बिट्स का क्यों होगा, क्योंकि हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें मेन मेमोरी की साइज जो हमारी 128 वर्ड्स की है। तो 128 इक्वल्स टू 2⁻7। इसका मतलब हमारा जो एड्रेस बस होगा वो 7 बिट्स का होना चाहिए 128 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरह से हमारी फिजिकल एड्रेस की साइज़ 7 बिट्स की हो गई। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो फिजिकल एड्रेस है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्लॉक नंबर प्लस ब्लॉक ऑफसेट। ब्लॉक नंबर क्या होता है, ब्लॉक नंबर टेल्स अबाउट ब्लॉक नंबर इन द मेन मेमोरी। ब्लॉक नंबर हमें बताता है कि हम किस ब्लॉक की बात कर रहे हैं मेन मेमोरी के अंदर। और हमारा ब्लॉक ऑफसेट क्या होता है, ब्लॉक ऑफसेट टेल्स अबाउट द वर्ड नंबर विच द CPU वांट्स टू फेच विद इन द ब्लॉक। वर्ड नंबर क्या होता है कि हमने बात की थी कि हमारा जो ब्लॉक है इसके अंदर हम 4 वर्ड्स को फिल कर रहे हैं। अब 4 वर्ड्स में से CPU कौन सा वर्ड फेच करना चाहता है, कौन सा वर्ड नंबर फेच करना चाहता है, ये हमें ब्लॉक ऑफसेट की बिट्स बताती है।
इस तरह से हमने हमारा जो फिजिकल एड्रेस था इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ब्लॉक नंबर प्लस ब्लॉक ऑफसेट। ब्लॉक नंबर हमारा 5 बिट्स का होगा, ब्लॉक ऑफसेट 2 बिट्स की होगी। ब्लॉक नंबर 5 बिट्स का क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है वो 32 है, विच इज़ इक्वल टू 2⁵5। इसका मतलब हमें 32 ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी जो एड्रेस बस होनी चाहिए वो मिनिमम 5 बिट्स की होनी चाहिए। इस तरह से हमारा जो ब्लॉक नंबर था वो 5 बिट्स का हो गया और ब्लॉक ऑफसेट 2 बिट्स की होगी। 2 बिट्स की क्यों? क्योंकि टोटल 7 बिट्स था, 7 - 5 इक्वल टू 2। इस तरह से हमारे पास ब्लॉक ऑफसेट हमारा 2 बिट्स का हो गया। हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हम सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया, जो जहाँ से वो डाटा फेच करना चाहता है मेन मेमोरी में, वो है 0001010, जो कि 7 बिट्स का है। 7 बिट्स का है, इसका मतलब कि हमारे जो फर्स्ट 5 बिट्स होंगी वो ब्लॉक नंबर बताएंगी कि वो किस ब्लॉक से फेच करना चाहता है, और हमारी जो लास्ट की 2 बिट्स होंगी वो हमें वर्ड नंबर बताएंगी कि किसी ब्लॉक के अंदर वो कौन सा वर्ड नंबर फेच करना चाहता है। इस तरह से हमने जो ये हमारा जो बाइनरी में था, इसको हम जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो ब्लॉक नंबर जो सीपीयू जहाँ से फेच करना चाहता था वो है 2 और वर्ड नंबर हमारा है 2। तो ब्लॉक नंबर 2 वर्ड नंबर 2, इसका मतलब कि सीपीयू ब्लॉक नंबर 2 मतलब यहाँ से वर्ड नंबर 2 मतलब ये वाला वर्ड फेच करना चाहता था इस एड्रेस को जनरेट करके, जो हमने एग्जांपल में लिया है। और हमने देखा कि हमारा मेन मेमोरी में कैसे एड्रेस जनरेट हुआ। अब कैश में भी एड्रेस जनरेट हो। कैश में एड्रेस कैसे जनरेट होता है इसको देखते हैं। जो हमारा कैश में एड्रेस जनरेट होता है, साइज ऑफ द एड्रेस विल रिमेन सेम, दैट इज 7 बिट। यहाँ पे भी एड्रेस 7 बिट का ही होगा। और नेक्स्ट हमारी जो ब्लॉक ऑफसेट विल आल्सो रिमेन सेम। ब्लॉक ऑफसेट भी हमारी 2 बिट्स की ही यहाँ पे होंगी। 2 बिट्स की क्यों होंगी? क्योंकि हमने एक ब्लॉक को एक लाइन में लाया पूरा उठा के, तो वहाँ पे हमारी ब्लॉक के अंदर 4 वर्ड्स थे, यहाँ पे भी इसका मतलब 4 वर्ड्स ही होंगे। 4 इक्वल टू 2⁵2, मतलब ये हमारी मिनिमम 2 बिट्स लगेंगी एड्रेस बस की होनी चाहिए 4 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसलिए हमारा जो ब्लॉक ऑफसेट होगा उसकी बिट्स चेंज नहीं होंगी। पर जो हमारा ब्लॉक नंबर होगा विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लाइन नंबर प्लस टैग। हमारा एड्रेस सेम 7 बिट्स का ही रहेगा, ब्लॉक ऑफसेट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट हमारा जो ब्लॉक नंबर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा कैश मेमोरी के अंदर जब वो एड्रेस जनरेट होगा। लाइन नंबर प्लस टैग, यहाँ पे हमारा लाइन नंबर बताएगा कि हम किस लाइन नंबर की बात कर रहे हैं कैश के अंदर, कैश मेमोरी के अंदर। कैश मेमोरी के अंदर कई लाइन्स है, हम किस लाइन की बात कर रहे हैं ये हमें लाइन नंबर की बिट्स से पता चलेगा। और टैग हमें बताएगा, tag tells at present which block number is present in the given line with respect to all the blocks which can come in that line। हमने बात की थी कि हमारा जो लाइन है इसके अंदर कई सारे ब्लॉक्स आ सकते हैं, पर एट प्रेजेंट किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे कोई एक ब्लॉक ही किसी लाइन के अंदर होगा। अब वो कौन सा लाइन है, कौन सा ब्लॉक नंबर है जो किसी लाइन के अंदर प्रेजेंट है, ये हमें टैग बिट से पता चलती है। आउट ऑफ ऑल द ब्लॉक्स विच कैन कम इन दैट लाइन नंबर। तो इस तरह से हमने जो हमारी जो 7 बिट की फिजिकल एड्रेस थी कैश मेमोरी में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, टैग प्लस लाइन नंबर प्लस ब्लॉक ऑफसेट। ब्लॉक ऑफसेट अभी भी 2 बिट्स का होगा। हमारा जो ब्लॉक नंबर था 5 बिट्स का वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 बिट्स एंड 2 बिट्स। जो कि लाइन नंबर हमारा 2 बिट्स का होगा। 2 बिट्स का क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइन है 4 है, विच इज इक्वल टू 2⁵2। इसका मतलब कि 2 बिट का एड्रेस बस होना चाहिए हमारा 4 लाइन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरह से हमारी लाइन नंबर 2 बिट्स की हो गई, और हमारा जो टैग बिट्स है वो 3 बिट्स की होंगी। 3 बिट्स की क्यों होंगी? क्योंकि टोटल हमारे पास 7 बिट्स का एड्रेस था। 7 में 2 बिट्स ब्लॉक के लिए चली गई, लाइन नंबर के लिए 2 बिट्स चली गई, तो 7 - 4 इक्वल टू 3। इसका मतलब हमारा जो 3 होगा वो नंबर ऑफ बिट्स हो जाएंगी फॉर टैग। नंबर ऑफ टैग बिट्स इक्वल टू 7 - 2 + 2 इक्वल टू 3। हैंस हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस था मेन मेमोरी में जो कि 5 बिट्स एंड 2 बिट्स का में डिवाइड था, वो यहाँ पे 3,2,2 बिट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पे जो था ब्लॉक नंबर प्लस ब्लॉक ऑफसेट में था, यहाँ पे टैग प्लस लाइन नंबर प्लस ब्लॉक ऑफसेट में डिवाइड हो गया। इस तरह से हमने ये एड्रेस जनरेट होगा मेन मेमोरी में, उसके करस्पॉन्डिंग ये एड्रेस अपने आप जनरेट हो जाएगा कैश मेमोरी में। इस तरह से जो सीपीयू है इस एड्रेस को यूज़ करके डाटा फेच कर लेगा कैश मेमोरी से। Now using this address the CPU can fetch the word from the cache। इस तरह से हमारी डाटा मैपिंग कंप्लीट होती है। ओवरऑल हम कंक्लूजन अगर इसका हम लेना चाहें तो होता क्या है कि हमारा जो मेन मेमोरी है इक्वल साइज ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है, हमारा कैश मेमोरी इक्वल साइज लाइन्स में डिवाइड हो जाता है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारी जो ब्लॉक्स है उसको हम वर्ड से फिल कर देते हैं, फिर
उसके बाद हम के मॉड एन फार्मूला यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है, हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि कौन सा ब्लॉक किस लाइन में जाएगा। उसके बाद हम हमारा CPU एड्रेस जनरेट करता है मेन मेमोरी में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस जनरेट होता है कैश मेमोरी में, फिर कैश मेमोरी से डाटा फेच कर लिया जाता है CPU द्वारा कैश मेमोरी से। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट मैपिंग टेक्निक विच इज़ के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो देखते हैं लेमन टर्म्स में यहाँ होता क्या है। तो यहाँ पे भी हम अपने मेन मेमोरी को इक्वल साइज ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, कैश मेमोरी को इक्वल साइज लाइन्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्लॉक की साइज लाइन की साइज इक्वल रखते हैं। मोर ओवर हम यहाँ क्या करते हैं कि हमारी जो लाइन्स है इसको हम ग्रुप कर देते हैं 2 और मोर सेट्स में। इसके बाद हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा ब्लॉक किस सेट नंबर में जाएगा। हमें डायरेक्ट मैपिंग पता चलता था कि कौन सा ब्लॉक किस लाइन में जाएगा, बल्कि यहाँ पे पता चलता है कि कौन सा ब्लॉक किस सेट में जाएगा, क्योंकि हमने अपनी जो लाइन्स है इसको हम ग्रुप कर दिए हैं 2 और मोर सेट्स में। उसके बाद होता है क्या कि CPU एड्रेस जनरेट करता है मेन मेमोरी में फिजिकल एड्रेस, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एड्रेस जनरेट होता है कैश मेमोरी में, फिर कैश मेमोरी से डाटा फेच हो जाता है CPU द्वारा। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सेम एग्जांपल लेंगे हम लास्ट टेक्निक वाला ही। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि इन के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ के इन द पावर्स ऑफ 2। के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग में होता क्या है कि हमें के की वैल्यू दी होती है जो कि पावर्स ऑफ 2 में होती है। एग्जांपल 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग हो सकता है, या फिर 4 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकता है के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग जहाँ पे के की वैल्यू 2 के पावर्स में होती है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू के 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। हम 2 वे की एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कैश मेमोरी ले ली है जिसकी साइज़ है 16 वर्ड्स की, मेन मेमोरी ले ली है जिसकी साइज़ है 128 वर्ड्स की। मेन मेमोरी को हमने डिवाइड कर दिया इक्वल साइज ब्लॉक्स में, कैश मेमोरी को डिवाइड कर दिया इक्वल साइज लाइन्स में। हमने ब्लॉक की साइज़ ली है 4 वर्ड्स, इसका मतलब कि कैश पे जो हमारी जो लाइन की साइज़ होगी वो भी 4 वर्ड्स की होगी। तो यहाँ पे देखते हैं मेन वर्ड्स 128 वर्ड्स, मेन मेमोरी 128 वर्ड्स, कैश 16 वर्ड्स, साइज ऑफ 1 ब्लॉक इक्वल टू 4 वर्ड्स इक्वल टू साइज ऑफ 1 लाइन। इसका मतलब कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारी कितनी हो जाएंगी 128 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 32 ब्लॉक्स हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि हमारी जो साइज है मेन मेमोरी की 128 है, ब्लॉक की साइज 4 है, तो 128 डिवाइडेड बाई 4 32 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी 16 डिवाइडेड बाई 4। 16 डिवाइडेड बाई 4 क्यों? क्योंकि 16 हमारी कैश की साइज है, कैश मेमोरी की, 4 हमारी लाइन की साइज है, तो हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4 हमारे 4 लाइन्स हो जाएंगी। सो हमने बस बात हमने नंबरिंग कर दी L0 टू L3 हमारे पास ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 0 टू ब्लॉक 31। फिर इन के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग वी ग्रुप द होल कैश लाइन्स इनटू 2 और मोर सेट्स। हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमारी जो नंबर ऑफ लाइन्स है इसको हम ग्रुप कर देते हैं 2 और मोर सेट्स में। हमने पहले भी ये बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फिर जब हमारे नंबर ऑफ सेट्स हो गया इसका फॉर्मूला होता है कितने सेट्स में ग्रुप करना है, इसका हमारे पास फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स इन द कैश डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ के। हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइन्स है जो हम फाइंड किए हैं अभी को, उसको हम डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के हमने 2 लिया है इस एग्जाम्पल में, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 सेट्स फॉर दिस एग्जाम्पल। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइन्स इसको हम 2 सेट्स में डिवाइड कर देंगे या ग्रुप कर देंगे, या ये कह सकते हैं आवर होल कैश लाइन्स इज डिवाइडेड ग्रुप्ड इनटू 2 सेट्स। इस तरह से हमने हमारी जो कैश की लाइन्स थी इसको हम 2 सेट्स में ग्रुप कर दिया, सेट 0 सेट 1। तो आगे बढ़ते हैं। इन के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग वी यूज द फॉर्मूला के मॉड एन टू नो विच ब्लॉक विल मैप टू विच सेट ऑफ द कैश। तो ये हमने बात की थी डायरेक्ट मैपिंग में कि हमें एक फॉर्मूला था के मॉड एन, जहाँ पे के था ब्लॉक नंबर, मॉड हमारा ऑपरेटर था, एन था नंबर ऑफ लाइन्स, जिससे हमें पता चल जाता था कि कौन सा ब्लॉक किस लाइन में जाएगा। बट यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है के मॉड एन, यहाँ पे एन की वैल्यू हम सेट्स लेंगे, नंबर ऑफ सेट्स, ना कि नंबर ऑफ लाइन्स। तो जिससे के मॉड एन से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ब्लॉक किस सेट में जाएगा। अब सेट में जाएगा मतलब कि किसी भी लाइन के अंदर जा सकता है। जैसे सेट 0 में अगर वो जा रहा है तो सेट 0 के अंदर वो लाइन 1 या लाइन 0 किसी में भी जा सकता है। अगर वो सेट 1 में जा रहा है तो सेट 1 के अंदर वो L2 या L3 किसी में भी जा सकता है। एग्जांपल लेते हैं हम ब्लॉक 0। ब्लॉक 0 के देखते हैं किस सेट में जाएगा, तो 0 मॉड 2। 0 हमारा क्या है ब्लॉक नंबर, मॉड हमारा ऑपरेटर है, 2 है हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स जो कि फॉर्मूले से हमने लिया है। तो 0 मॉड 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब कि ब्लॉक 0 सेट 0 में जाएगा। ब्लॉक 0 जो हमारे पास है ये सेट 0 में जाएगा, सेट 0 के अंदर ही कहीं भी जा सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है इसका मन। आगे बढ़ते हैं, ब्लॉक 1 की बात करते हैं। ब्लॉक 1 हमारा है, देखते हैं कहाँ जाएगा ये 1 मॉड 2, इसका मतलब विच इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ब्लॉक 1 सेट सॉरी यहाँ पे 1 होना चाहिए, मतलब कि ब्लॉक 1 यहाँ पे सेट 1 में जाएगा।
हमारा जो ब्लॉक 1 है यहाँ पे सेट 1 में जाएगा, सेट 1 के अंदर ही L2 L3 किसी में भी जा सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस तरह से हमने देख लिया कि कौन सा ब्लॉक किस सेट में जाएगा के मॉड एन फार्मूला को यूज़ करके। अब हम चलते हैं आगे। कमिंग टू रेफरेंस पार्ट, अभी तक हमने देखा कि हमने अपने मेन मेमोरी को डिवाइड कर दिया इक्वल साइज ब्लॉक्स में, हमारी जो कैश मेमोरी थी उसको हमने डिवाइड कर दिया इक्वल साइज लाइंस में। मोरओवर हमारी जो लाइंस थी इसको हमने ग्रुप कर दिया है सेट्स में। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया के मॉड एन, जिससे हमें पता चल गया कौन सा ब्लॉक किस सेट में जाएगा। वो किसी सेट के अंदर किसी भी लाइन में जा सकता है। अब हम देखते हैं कि सीपीयू कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्लॉक किस सेट के अंदर गया है। मोरओवर वो कैसे एड्रेस जनरेट करेगा मेन मेमोरी में, उसके करस्पॉन्डिंग एड्रेस कैसे जनरेट होगा कैश मेमोरी में, फिर वो कैश मेमोरी से कैसे डाटा फेच करेगा, ये सब देखते हैं रेफरेंस पार्ट में। हम आगे बढ़ते हैं। CPU जनरेट्स फिजिकल एड्रेस इन द मेन मेमोरी। CPU जो एड्रेस जनरेट करता है मेन मेमोरी में उसको कहते हैं फिजिकल एड्रेस। वो 7 बिट्स का होगा हमारा इस एग्जाम्पल में। 7 बिट्स का क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो मेन मेमोरी है 128 वर्ड्स की है, तो 128 = 2⁻7, इसका मतलब एड्रेस बस 7 बस का होगा, 7 बिट्स का होगा। इस तरह से हमारी फिजिकल एड्रेस 7 बिट्स की हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में कि हमारा फिजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमारा फिजिकल एड्रेस जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ब्लॉक नंबर प्लस ब्लॉक ऑफसेट। डैट मैपिंग में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, यहाँ पे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ब्लॉक नंबर प्लस ब्लॉक ऑफसेट। इस तरह से हमारा फिजिकल एड्रेस 7 बिट्स का जो था 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ब्लॉक नंबर प्लस ब्लॉक ऑफसेट। ब्लॉक ऑफसेट 2 बिट्स का होगा। 2 बिट्स का क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स किसी ब्लॉक के अंदर 4 है, इस 4 = 2⁻2, इसका मतलब एड्रेस बस 2 बिट्स का होना चाहिए। इस तरह हमारा ब्लॉक ऑफसेट 2 बिट्स का हो गया। ब्लॉक नंबर हमारा 5 बिट्स का क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ जो ब्लॉक्स है वो 32 है, विच इज इक्वल टू 2⁵. इसका मतलब हमारा जो एड्रेस बस है वो 5 बिट्स का होना चाहिए ब्लॉक नंबर के लिए। इस तरह से एड्रेस जनरेट हो गया मेन मेमोरी में। फिजिकल एड्रेस 7 बिट्स का था, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ब्लॉक नंबर प्लस ब्लॉक ऑफसेट 5 बिट्स, 2 बिट्स। अब देखते हैं यही एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग कैसे जनरेट होगा कैश मेमोरी में। नाउ लेट्स सी हाउ द एड्रेस विल बी जनरेटेड इन द कैश मेमोरी। साइज विल रिमेन सेम, साइज जो होगा यहाँ पे भी सेम ही होगी, 7 बिट्स की होगी। ब्लॉक ऑफसेट विल रिमेन सेम, ब्लॉक ऑफसेट भी हमारा सेम ही होगा, 2 बिट्स का ही होगा। 2 बिट्स का क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे भी 4 वर्ड्स था किसी ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे भी 4 वर्ड्स ही होंगी कैश मेमोरी के अंदर ही किसी लाइन के अंदर, इसलिए हमारा जो ब्लॉक ऑफसेट होगा वो 2 बिट्स का ही होगा। क्योंकि 4 = 2⁻2, मतलब 2 बिट का एड्रेस बस होना चाहिए, ये कंफर्म है, इसलिए हमारा ब्लॉक ऑफसेट चेंज नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं ब्लॉक नंबर की। ब्लॉक नंबर हमारा यहाँ पे चेंज आएगा, यहाँ पे हमारा ब्लॉक नंबर विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ब्लॉक नंबर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, टैग प्लस सेट नंबर। इस तरह से हमारे पास जो ये एड्रेस था मेन मेमोरी में, ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया कैश मेमोरी में 3 पार्ट्स में, टैग प्लस सेट नंबर प्लस ब्लॉक ऑफसेट। ब्लॉक ऑफसेट के बारे में हमने देख लिया। सेट नंबर हमें बताएगा कि हम किस सेट की बात कर रहे हैं विद इन द कैश मेमोरी, क्योंकि कैश मेमोरी के अंदर तो कई सारे सेट्स हो सकते हैं डिवाइड करने के बाद। तो हम सेट नंबर हमारा 1 बिट का होगा। 1 बिट का क्यों होगा? क्योंकि इस एग्जाम्पल में हमारा जो नंबर ऑफ सेट्स है 2 है, तो 2⁻1 = 2। इसका मतलब नंबर ऑफ बिट्स एड्रेस बस कितनी होनी चाहिए? 1 बिट की होनी चाहिए सेट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमारा जो रिमेनिंग बिट्स है वो टैग बिट्स हो जाएंगी। 4 बिट्स का होगा टैग बिट्स। क्यों होगा? क्योंकि 7 - 1 - 2 = 4। इस तरह से हमारा टैग 4 बिट्स का हो गया। इस तरह से हमने मेन मेमोरी का जो एड्रेस था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कैश में इस फॉर्म में। यहाँ पे ब्लॉक नंबर प्लस ब्लॉक ऑफसेट के फॉर्म में था, यहाँ पे टैग नंबर प्लस सेट नंबर प्लस ब्लॉक ऑफसेट के फॉर्म में हो गया। अब इस एड्रेस को यूज़ करके CPU डाटा फेच कर लेगा कैश मेमोरी से। इस तरह से हमारा ये KVS एसोसिएटेड कंप्लीट होता है। इसमें एक स्पेशल केस है जिसकी हम बात कर लेते हैं। नोट, इफ़ K = 1 द KVS सेट एसोसिएटिव मैपिंग बिकम्स दैट मैपिंग, दैट इज़ 1 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। इसको हम समझते हैं यहाँ से। मान लेते हैं हमारी K की वैल्यू 1 है। अगर K की वैल्यू 1 है तब क्या होगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सेट्स हो जाएंगी वो नंबर ऑफ लाइंस के बराबर हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ सेट्स का फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाई की वैल्यू ऑफ K को जब हमने 1 लिया तो नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ सेट्स इक्वल हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली हमारा जो मैपिंग है वो कन्वर्ट हो जाएगा दैट मैपिंग में। इस तरह से हमारा और उस वे में फंक्शन करने लगेगा। इस तरह से हमारा KVS सेट एसोसिएटिव मैपिंग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फुली एसोसिएटिव मैपिंग, which will be taken by the next group member. Thank you. Have a nice day.